जी, तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था, उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। चलें ठीक है, तो आज हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था स्टैम्प टूल, स्टैम्प एंड पैच टूल के बारे में। आज हम इससे आगे आते हैं। आज हम जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसको कहते हैं हीलिंग टूल। ये स्टैम्प टूल के बिल्कुल ऊपर है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नाम से है। इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से जे है। जे के साथ आप इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या काम करता है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। तो मैं ये एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी, इसको ओपन करते हैं। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये रफ सी पिक्चर है, ख़राब है। निशानात काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। आप अपनी कोई पुरानी तस्वीर ले सकते हैं, जैसे घर में अमूमन होती हैं, आपके बचपन की कोई तस्वीर हो या किसी बुज़ुर्ग की कोई तस्वीर हो, आप उसको लेके उस पे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल डाउनलोड की है नेट से, तो इसके ऊपर मैं आपको हीलिंग टूल का जो यूज़ है वो बताता हूँ। इसका यूज़ क्या है, इसका मकसद क्या है? बेसिकली जैसे कि आपके आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्टैम्प टूल के बारे में। इसका काम भी तकरीबन वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये काम इसका वैसा ही है, पैचिंग करना है। पैच टूल इसको पैच करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशानात हैं, स्क्रैचेस हैं, तो इसे हम कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करें। जैसे कि ये लास्ट टाइम मैंने आपको स्टैम्प टूल के बारे में बताया था, क्लोन स्टैम्प के बारे में। इधर से हमने एरिया डिफाइन किया और इधर से हमने उसको पैच कर दिया। इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वे है वो ये है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश के नाम से ये टूल है, इसको क्लिक करें। जैसे कि ये देखें, ये भी वैसे ही है तकरीबन, जैसे हम पहले स्टैम्प टूल में एरिया डिफाइन करते थे और उसके बाद उसको पैच कर देते थे। इसको भी ऐसे ही है, ये इधर से हम एरिया करते हैं। इसमें अच्छा, इसमें तीन चार पांच ऑप्शंस हैं। अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, उसके नीचे हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। तो पहले जो मैंने बताया आपको वो सिंपल हीलिंग टूल है, स्टेम हीलिंग ब्रश टूल के नाम से है और सिंपल जे से आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता, ये एरिया डिफाइन करना है पहले आपने। उसके बाद जिस एरिया के ऊपर आपको चाहिए पैच करना, वहाँ पे जाके सिंपल उसके ऊपर करेंगे तो वो पैच कर देगा। इसका काम क्या होता है? बेसिकली जहाँ से हम एरिया डिफाइन करते हैं, ये क्या करता है कि उसको, उस पॉइंट को और जिस जगह पे हमने पैच करना है उस जगह को, ये आपस में कलर की मैचिंग कर देता है। ये इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये होता है, इसी काम के लिए यूज़ है। मसलन सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जहाँ पे उसको कन्फ्यूजन होती है, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, वहाँ पे ये ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। जैसे ये देख के मैं कर रहा हूँ, कर दिया उसने, लेकिन उसने इधर से भी लाइट एरिया था जो उसका, उसको भी उसने साथ ऐड कर दी, मिक्सअप कर दिया। इधर से मैं डिफाइन करता हूँ एरिया और इधर ला के उसको क्लोन करता हूँ, तो वो देखें लाइट उससे उसके अंदर लाइट एरिया भी है। मतलब उसने 100% परफेक्शन नहीं दी हमें। उसकी रीज़न ये है
कि बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जहाँ से हमने एरिया डिफाइन किया होता है वहाँ से, और जिस जगह पे हमने पैच करना होता है वहाँ पे जाके इन दोनों कलर्स को आपस में कंबाइन करता है, और वो जो मिक्सर बनता है वो डिस्प्ले में हमें मिल जाता है। जैसे इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा करता हूँ, और ये देखें, यहाँ पे मैं इसको जूम इन करके ये एरिया डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पैच कर दिया। तो ये देखिए, ये इस जगह पे उसने उससे बेहतर काम किया है। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम पैच कर रहे थे साइड पे वाइट एरिया ज़्यादा था, और जहाँ से हमने इसको डिफाइन किया था एरिया को, वहाँ पे डार्क एरिया था, कलर था कोई। तो जब हमने इसको आपस में मैच किया तो जो अ, उसको ज़्यादा कलर मिला वो उसने वो डिस्प्ले में दे दिया। और इसकी सबसे मज़े की बात ये है, जो इसको यानी कि ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, कि स्टेम टूल में जैसे हम करते तो जैसा जो डिफाइन हमने एरिया किया होता था, सिर्फ उसी को वो कॉपी करता था। वो जैसा भी था, अगर डार्क था तो डार्क साइड, जैसे कि ये देखें कि मैं स्टैम्प टूल के साथ इधर से मैं स्टैम्प करता हूँ, इधर से मैंने उसके हेयर्स को पकड़ा और इधर लाके मैंने कर दिया है। तो उसने सेम एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर दिया, उसको पैच कर दिया। अब अगर इसको देखें हेलिंग टूल को, तो मैं इधर से लेके तो इधर लाके मैं करता हूँ, तो ये देखें उसने वैसा रिजल्ट नहीं दिया, सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं किया। उसने क्या किया कि जहाँ पे हमने पैच किया था उस जगह पे जाके उसने देखा कि मुझे कौन से कलर्स मिल रहे हैं, उनके साथ उसने उसको कंबाइन कर दिया। इसका सिंपल सा ये है कि ये दोनों कलर्स को आपस में मिला के मिक्सअप करके तो पैचिंग करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों कलर्स को मैचिंग करता है, तो इस वजह से जब इसके साथ हम पैचिंग करते हैं तो इसको ओरिजिनलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा कायम रहती है। पिक्चर्स पे सपोज जहाँ पे ज़्यादा उसको कलर्स डिफरेंस ना हो, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, और वहाँ पे ओरिजिनलिटी भी कायम रहती है इससे। जजमेंट बहुत मुश्किल होती है कि यहाँ पे हमने काम किया होगा कोई, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेम टूल में और इस टूल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि काम उसका भी वही है और इसका भी वही है। मैं ऐसा ऐसा साथ साथ करता जाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे उसको वाइट एरिया साथ मिला तो उसने वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा पहले दे रहा था। उसकी रीज़न क्या थी कि ये, हाँ, अगर इसमें एक और चीज़ है, अगर ये देखें इधर भी वाइट है, अगर यहाँ पे वाइट ख़त्म हो गया ना, तो उसके ऊपर लाके मैंने किया तो फिर ठीक देगा रिजल्ट। जब उसके साथ कलर अटैच हो रहा होगा कोई, वहाँ पे आके ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, आपको वो कलर लाइट ज़्यादा दे देगा, और वो जो आपने जहाँ से डिफाइन किया है उसके साथ कोशिश करेगा मिक्सअप करने की। सिंपल सा टूल है और मज़े का टूल है। इस पे प्रैक्टिस और ये मोस्टली जब आप डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसमें काम आता है काफ़ी जगहों पे, किसी चीज़ को पैच करने के लिए, ओरिजिनलिटी में पैच करने के लिए। अब ये देखिए, मैंने हालांकि डार्क एरिया भी लिया था लेकिन उसने उसको उसके साथ मैचअप कर दिया। जी। अच्छा, अब देखिए मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, और वो जानबूझ के की है आपको समझाने के लिए। ये देखिए, मैंने ना लेयर नहीं बनाई थी। उसका मुझे नुकसान क्या हुआ है, इन केस मैंने अपनी ओरिजिनल तस्वीर को जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ पे मुझसे कुछ पैच गलत लग गए हैं, मैं उनको वापस लेके आना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब मुझे, मैंने लेयर नहीं बनाई थी, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे टोटली पीछे जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ से मैंने उसको क्लियर करना है। वहाँ पे जाके फिर मुझे उसको क्लियर करना पड़ेगा।
इसकी कैपेसिटी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 20 होती है। इसकी हिस्ट्री कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अब इसमें और इसमें डिफ़रेंस देखें, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है। मैं आपको अब मैं न्यू लेयर के ऊपर एक बनाता हूँ, सॉरी, इधर से न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। अब मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। हाँ जी, अब ये देखें, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हाली लेयर है। जब मैं करूँगा तो वो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा जहाँ से वो डिफाइन एरिया करे, एम्प्टी लेयर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखें ऊपर ऑप्शन में मैंने आपको पहले क्लियर किया था, बताई थी ये सारी चीज़ें। ऑल लेयर्स के ऊपर लेके जाएंगे हम इसे। ऑल लेयर्स के ऊपर जब लेके जाएंगे, उसके बाद जब इसके ऊपर काम करेंगे तो वो अपनी वर्किंग शुरू कर देगा। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टूल की पता चल गया होगा इसके बारे में कि ये काम क्या करता है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस पे काम कर सकेंगे। ये मैं थोड़ा सा करके आपको नेक्स्ट रूल पे लेके जाता हूँ और उसका काम भी बताता हूँ। जी, उसके बाद देखें जी, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सबसे ऊपर होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पहले उसको समझाया, फिर अब इसका काम समझाता हूँ ये क्या करता है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ता था कि एरिया डिफाइन करना पड़ता था पहले आल्ट के साथ। आल्ट को दबा के हम एरिया डिफाइन करते थे और माउस की लेफ्ट क्लिक करते थे तो एरिया डिफाइन हो जाता था। और उसको पैच करने के लिए आल्ट को छोड़ के सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक दबाते थे। अब हमने क्या करना है इस टूल के साथ, इस टूल के लिए हमें एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल वैसे ही काम करेगा। अच्छा, अब देखें, उसमें जो ऑप्शंस आ रही थी अब इसमें नहीं है। सैंपल ऑल लेयर्स, इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा तो फिर ये काम करेगा। ये देखें, इसका काम क्या होता है, इसका काम भी वैसे ही है, पैचिंग ही है डेफिनेटली। लेकिन इसके लिए इसको एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम ऐसे करता है कि ये जिस जगह पे हम इसको माउस ये लेके जाते हैं माउस को, तो ये अपने इर्द गिर्द से देखता है और उन कलर को आपस में मर्ज कर देता है। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये सिंपल, जैसे वो पहला टूल था वो भी मुख्तलिफ कलर्स के ऊपर वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। सिंगल जितने कम कलर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये उससे भी ज़्यादा है, इसमें केयर करनी पड़ती है कि ये जब कलर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है तो ये काम नहीं करता प्रॉपर। जैसे ये देखें, मैंने किया था लेकिन उसने उस तरह प्रॉपर काम नहीं किया क्योंकि उसने इस साइड से वाइट कलर ले लिया और इस साइड से जो डार्क सा कलर था वो पकड़ा। तो जो उसका कॉम्बिनेशन नज़र आया वो उसने उसमें डिस्प्ले में दे दिया। उसके लिए हमें इस तरह की स्टैंपिंग के लिए जो पहले वाला टूल है वो ज़्यादा बेहतर है। इसको बताने का मकसद ये था कि इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है। सिंपल अल्फाज में वही चीज़ है कि ये जिस जगह पे आप पैच कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द से एरिया डिफाइन करता है। जैसे कि ये वाला है, ऊपर आपने देखा बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा था। अब मैं इसको जूम करके तो इधर मैं पैच करता हूँ। ये देखिए उसने क्या किया, उसने चारों तरफ से कलर पिक किया, ऊपर से डार्क ले लिया, साइडों से लाइट कलर लिया और उसने वो जो वाइट था उसको ख़त्म कर दिया। जैसे ये देखें, ये देखें,
ऐसी जगहों पे ये बड़ा अच्छा काम करता है, प्रॉपर तरीके से करता है और ये मज़े का टूल है। जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको अच्छा लगेगा और मज़े से करेंगे आप। और ये देखें जहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड पे उसके बाल थे, तो उसने बालों की तरफ से भी एरिया पिक कर लिया और इस तरफ से भी कर लिया। अब यहाँ पे करूँगा तो वो डार्क नहीं होगा, क्योंकि वो चारों साइड से तकरीबन सेम कलर है। सेम कलर पे ज़्यादा मज़े का ये काम करता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। जी, ये हो गया। आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि आपको इस टूल के बारे में भी समझ आ गई होगी, इसके यूज़ के बारे में और इसके काम के बारे में, इसको यूज़ कैसे करना है और इसका काम क्या होता है। अब देखिए ये मुझे इधर से वो डार्क है, इधर से भी थोड़ा सा डार्क है, तो लेयर बनाने का ये फ़ायदा है। मैं सिंपल अरेजर टूल से शॉर्ट की इसकी ई है और कीबोर्ड से और इसको सिलेक्ट करूँगा और इधर ला के इसको मैं डिलीट कर दूँगा ऐसे। ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा जूम करता हूँ, साइज़ इसका छोटा कर देता हूँ और ये देखें। और वो बैकग्राउंड पे वो जो ओरिजिनल एनिमल था वो हमारा वैसे ही है। अब मैं इसको दोबारा पैच कर लेता हूँ। शॉर्ट की इसकी जे है हीलिंग टूल की। जी, तो अब इससे आगे चलते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इसके नीचे एक पैच टूल है। इसका काम क्या होता है? अच्छा, इसमें देखें ये ऊपर वो जो सारी ऑप्शन थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये उस तरह काम नहीं करता लेयर्स के ऊपर ऊपर इसके लिए हमें ये जो ओरिजिनल इमेज के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसको मैं यही करता हूँ कि इसकी मैं एक लेयर बनाता हूँ। इधर से इसके ऊपर राइट कंट्रोल सिंपल जे कर देंगे इसको क्लिक करके, तो उसकी वो डुप्लीकेट लेयर बना देगा। इसको इसके साथ मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के लिए शॉर्ट की कंप्यूटर से कंट्रोल ई कीबोर्ड से कंट्रोल ई के साथ आप लेयर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। जी, अब मैं उस टूल को सिलेक्ट वो सिलेक्ट ही है जे। अब ये देखिए इसका काम क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे ये एरिया मैंने क्लियर करना है। मैं क्या करूँगा कि सिंपल ये सिलेक्शन हो गई है इसकी, उसको मैं उठाऊँगा माउस के साथ ही और नीचे लाके जो एरिया मैं उधर लाना चाह रहा हूँ, पैच करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे लाके मैं उसको छोड़ दूँगा। और ये भी वैसे ही काम करता है, ये इर्द-गिर्द से कलर उठाता है और वो उनको आपस में पैचिंग कर देता है। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे वो ज़्यादा कलर फैला हुआ है, इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा। ये देखें यहाँ से मुझे इतना-इतना हिस्सा चेंज करना है और इसमें एक और मज़े की ऑप्शन है कि मैं इसको इधर ला के सिंपल छोड़ देता हूँ और वो चेंज कर। इसमें मज़े की ऑप्शन क्या है कि इसको आप जस्ट लेफ़्ट क्लिक के साथ, माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ जो एरिया आपने पैच करना है उसको गे सर्कल लगाएं, सिलेक्शन लें उसकी और लेफ़्ट क्लिक्स के साथ ही उसको पकड़ें, उठाएं और जिस जगह पे आप ला के उसको छोड़ेंगे वो उधर नज़र भी आ रहा है डिस्प्ले में। आप गौर करेंगे तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो चीज़ जिस जगह पे आप पैच करना चाह रहे हैं या डिफाइन करवाना चाह रहे हैं एरिया, ये वाली चीज़ इधर आएगी। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये देखिए उसने वो जो बना हुआ है, सर्कल सा बना हुआ है, गोल सा दायरा सा, वो उसने उधर पैच कर दिया। अगर मैं इसको सिंपल वाइट जगह पे लेके जाता हूँ, तो वो वाइट वैसा ही कर देगा। अब अगर इसको मैं इधर से उठा के ये जगह लाना चाह रहा हूँ, तो ये देखिएगा। अब उसने क्या किया? अब उसने ये किया कि इस एरिये के इर्द-गिर्द जो भी उसको एरिया मिला,
उसने सिंपली उसको उसके साथ अटैच कर दिया। जैसे कि ये देखें, मैंने वो ब्लैक के ऊपर किया था, अब मैं दोनों कलर्स के मिक्सचर के साथ करता हूँ। अब देखें क्या होता है। इस एरिया में आप गौर करेंगे, उसने डार्क शेड दे दिया, लाइट शेड भी दिया और डार्क शेड भी दिया। मगर काम इनका एक है तकरीबन सभी टूल्स का, लेकिन इसके थोड़े से इस्तेमाल यूज़ है वो थोड़ा सा चेंज है। कुछ के लिए एरिया डिफाइन करना पड़ता है और कुछ के लिए नहीं करना पड़ता। वो सिंपल क्लिक के ऊपर ही वो खुद ब खुद ही ऑटो उधर से वो पकड़ लेता है कलर्स को और उसको वो पैच कर देता है। मैं थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ। सेम कलर लाने के लिए आपको कुछ दफ़ा उसको पैचिंग करनी पड़ेगी। 2-4 दफ़ा आप करेंगे तो वो तकरीबन उससे मिलता जुलता कलर ले आएगा। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो जिस जगह से मैं उसको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे जाके वो उसको कलर्स को पिक करता है और जहाँ पे लाके मैं उसको पैच करवा रहा हूँ वहाँ पे लाके वो इर्द गिर्द से वो सारे कलर उठाता है और सभी कलर्स को आपस में पैच कर देता है, मिक्सअप करता है, मिक्सचर से बना देता है उसका। कुछ जगहों पे ये बड़ा अच्छा काम करता है और किसी जगह पे जाके ये प्रॉब्लम करती है, जैसे कि इस तस्वीर पे ज़्यादा बेहतर नहीं कर रहा है ये। इस जगह पे हमें स्टेम टूल है जो वो ज़्यादा बेहतर करेगा, क्योंकि हमें सेम एट इज़ उसकी बैकग्राउंड का कलर चाहिए। तो यहाँ पे हमें वो ज़्यादा मज़ा देगा, ज़्यादा बेहतर काम करेगा वो। और यही चीज़ है कि जब हम डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं या पिक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ टूल यूज़ करके मिक्सचर बना के उनका तो फिर काम करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि जैसे ये देखिए इसके इधर से बाउंड्री शो नहीं हो रही हेयर्स की। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ये करेंगे कि एक सिलेक्शन ले लेंगे लासू टूल के साथ, ताकि हमें आइडिया हो जाए। उसको वर्किंग पाथ दे देंगे कि इसके अंदर अंदर वो बैकग्राउंड जो सिलेक्शन ली है उसके अंदर अंदर वो बैकग्राउंड रखे और जो नहीं है वहाँ पे हम उसके बाल बना देंगे। ये अंदाजे से होता है इस तरह का काम तकरीबन। जी जी, मैंने उसको ये जो सिलेक्शन दी है मैंने कहा कि अब इसके ये इसका वर्किंग एरिया है और बाकी जगह पे वो काम नहीं करेगा। उसमें एक और चीज़ करेंगे हम कि पहले हम इसके बाल सेट करेंगे स्टेम टूल के साथ। सिलेक्शन ली मैंने इधर से, डिफाइन किया एरिया को और उसको पैच कर दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब हम इस तरह पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं बाउंड्री वगैरह के ऊपर स्पेशली, तो उसके लिए हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें ना इसका फीदर देना। जैसे मैंने आपको लासो टूल में बताया था इस फीदर के बारे में, तो अब मैं भी आपको इसका डिफरेंस भी बताता हूँ कि फीदर ना देने की वजह से क्या क्या हुआ है उधर। अब मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें इसने जो इसके एजेस थे बहुत हार्ड कर दिए हैं। अब मैं दोबारा सिलेक्शन ला के इधर फीदर देता हूँ, 2 का दे देते हैं फीदर, 3 का दे देते हैं। अब देखिए मैं स्टेम टूल के साथ काम करता हूँ,
डिफरेंस देखिएगा ज़रा। जी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फीदर नहीं दिया और यहाँ पे मैंने फीदर दिया 3 का। लेकिन उसने आई थिंक बाद में दिया था, पहले देते हैं, ठहरें ज़रा 1 मिनट। इसमें एक और चीज़ है कि जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अगर फीदर देंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको जैसे कि ये मैं ख़त्म करता हूँ, इधर से मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके, जैसे मैंने वो मैनुअली बताया था, इसने ऑटोमेटिकली वो 3 का फीदर इसको दे दिया हुआ है। लेकिन मैनुअली मैं इसको, बेहतर ये है कि आप मैनुअली दिया करें फीदर, वो ज़्यादा बेहतर है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार जब भी आप नई सिलेक्शन लेंगे तो वो 3 का फीदर इधर रहेगा। फिर इधर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, स्टैम्प टूल के साथ अब इसे हम यूज़ करते हैं। सॉरी, जी। अब मैं इसके सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। अब ये देखें, ये फ़र्क है फीदर का और फीदर ना देने का। इसके एजेस देखें कितने हार्ड हैं, और इधर आगे जब हमने फीदर दिया तो उसके एजेस कितने स्मूथ हो गए हैं। अब मैं सिलेक्शन दोबारा ला के इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए उस टूल को क्लिक करना ज़रूरी है आपका। किसी और टूल के ऊपर जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, वो उस टूल की शो होगी जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, तो पहले मैंने उसको बताया था जो सिलेक्शन है ये मेरा वर्किंग पाथ है। अब मैंने उसको ये बताया कि जो मेरी सिलेक्शन है ये मेरा वर्किंग पाथ नहीं है, इसको इन्वर्स कर दो। वो बैकग्राउंड अब उसने सेलेक्ट कर ली, उसकी ऑपोजिट चला गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड के ऊपर काम करता, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो ये इसके ऊपर नहीं करेगा। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा। बैकग्राउंड को पैच कर लेता हूँ तकरीबन सारा। जी, अब देखें, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये जो हमने पैचिंग की है ये है। यहाँ पे जहाँ पे वो कम ख़राब है पिक्चर, वहाँ पे हम सिंपल हीलिंग टूल के या पैच टूल के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे वो बैकग्राउंड ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वहाँ पे हमने स्टैम्प टूल यूज़ किया। मैंने जानबूझ के ये पिक्चर ली थी। एक तो आपको ये बताना मकसूद था कि पैचिंग और हीलिंग ब्रश से पैचिंग कैसे होती है, इसका काम क्या है, और सेकंडली आपको ये बताना था कि कुछ पिक्चर्स के ऊपर या कुछ इमेजेस के ऊपर हमें कुछ चीज़ों को मिक्सचर्स के साथ काम करना पड़ता है। कोई एक टूल वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता सारा, हालांकि ये सारी स्टैंपिंग ही है, लेकिन कुछ जगह पे वो काम कर रहा है और कुछ जगह पे नहीं कर रहा, इसलिए मुख्तलिफ टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो डिस्प्ले देता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है।
इससे आपको आइडिया हो जाता है कि जो जिस जगह पे आप वो पैच कर रहे हैं वहाँ पे वो कैसा दिखेगा। ये छोटे-छोटे से हैं। और ये जो पैचिंग होती है मोस्टली, क्योंकि थोड़ा सा ये बारीक काम होता है, कह लें कि ज़रा सेंसिटिव होता है, तो इसको ज़ूम इन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। और इतना ज़ूम इन करें कि आपको नज़र आ जाए। ज़्यादा ज़ूम इन से बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाती पिक्चर। इतना ज़ूम करें कि आपको क्लियरली वो नज़र आ जाए, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। चलिए जी, आई थिंक के मोस्टली क्लियर हो गई है। और इसमें जो ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि इसके ऊपर ये बुरे लग रहे हैं, निशान से बने हुए हैं, इसको हम सिंपली बाद में ब्रश टूल को यूज़ करते हुए इसको हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ब्रश टूल का यूज़ क्या है, कि हम ये कलर को किसी भी लेयर के ऊपर कलर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इस इधर से इसकी हम फ्लो है जो वो कम कर लेते हैं, 10 पे ले आते हैं। और ये देखें, ये जो उसका डार्क हिस्सा था उसको वो रिकवर करना शुरू कर दिया उसने, तकरीबन बेहतर कर दिया उसने। अब देखें पिक्चर का, इन दोनों में डिफरेंस देखें कितना ज़्यादा हो गया। जी ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की जो टूल था इसकी समझ आ गई होगी। ये हीलिंग, ये एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, एक हीलिंग ब्रश टूल है और एक पैच टूल है। इन तीनों की आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे जो टूल है दो, वो सिंपल से एक रेड आई टूल है। वो आपने देखा होगा कि पिक्चर्स के ऊपर अमूमन पहले जब वो फ्लैश लाइट उसकी एंगल के आईज की एंगल के ऊपर आती थी, तो उसके अंदर वो रेड कलर का वो सर्कल सा बना देती थी। ये इसको रिमूव करने के लिए होता है। और ये कंटेंट अवेयर मूव टूल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो अभी मेरा हाल इतनी क्लास बहुत है, लंबी हो गई क्लास। तो आप काइंडली ऐसा कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस, जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, प्रैक्टिस किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इस काम के लिए तो बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा। जितनी भी करेंगे उतनी कम है। उतनी आपके हाथ में सफाई आती जाएगी। और डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बिला झिझक मुझसे पूछ लिया कीजिए। मैं अवेल होता हूँ, और आपका जवाब उसी वक़्त मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दे दिया करूँ। तो आपको जब भी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़े, मैं हाज़िर हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको उसी वक़्त उसका रिप्लाई करूँगा, और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। जी ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।